वेलकम टू लेक्चर विद रियत। आज यहाँ पर मैं फिजिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए फिजिक्स के ही आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मैंने ऑडियो में प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं। ऑडियो में मैंने आपके लिए एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये पेपर नहीं देखे हैं तो उन पेपरों को आप देख लें। अब मैं यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में है, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आज मैंने सबसे पहले चैप्टर लिया है, उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम समझना चाहें कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए इसको हमको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहला पार्ट हम तोड़ेंगे तो फर्स्ट पार्ट इसका बनता है थर्मो। दूसरा पार्ट इसका बनता है मोशन। यानी कि हम यहाँ पर डायनेमिक जो शब्द है, डायनेमिक शब्द किससे रिलेटेड है? डायनेमिक शब्द है आपका डायनेमिक शब्द है, ये आपने पढ़ा होगा डायनेमिक मोशन, स्टैटिक मोशन में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ के देखें तो दो पार्ट में बनेगा। एक बनेगा थर्मो, दूसरा बनेगा मोशन। तो अगर थर्मो को हम समझना चाहें तो थर्मो का मतलब होता है हीट, और हीट को हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मा। क्लियर है? अब देखिए, मोशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गति। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें? थर्मो और मोशन को। लेकिन यहाँ पर आपको थर्मो पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको मोशन जैसे शब्द को यूज ना करके आपको यहाँ पर पढ़ना है वर्क को। किसको पढ़ना है? वर्क को। ध्यान रखिए, आपको मोशन नहीं पढ़ना है, आपको वर्क पढ़ना है। अगर आप वर्क की बात करेंगे तो आपको पता है वर्क का अब मात्रक दिखना चाहे तो क्या आएगा? जूल। और अगर आप यहाँ पर हीट का मात्रक दिखना चाहें तो वो भी आएगा क्या? जूल। ये इसका ऐसा ही मात्रक है और ये भी इसका ऐसा ही मात्रक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर अगर ऊष्मागतिकी को हम देखना चाहें तो ये दो पार्ट में टूटेगा। पहला थर्मो, दूसरा मोशन। और मोशन को अगर हम जानना चाहें तो ये क्या बताएगा? वर्क। अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो मोशन में क्या होता है? मोशन दो प्रकार का होता है, या तो वो स्टैटिक होगा या वो डायनेमिक होगा। यानी कि या तो वो स्थिर होगा या वो गतिशील होगा। अगर हम ये दोनों के दोनों मोशन है, अगर ये मोशन है तो ये फाइनली क्या कर रहे होंगे? कोई वर्क कर रहे होंगे। और वर्क का मात्रा क्या आएगा? अगेन जूल ही आएगा। अगर कोई कार्य कर रहे होंगे, स्टैटिक में है या डायनेमिक में है, तो अगर कोई भी सिस्टम वर्क कर रहा है तो कार्य किया है उसने, तो उसका सिस्टम का जो आपको फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा वो किस में आएगा? जूल में आएगा। तो मोशन भी यहाँ पर क्या है? वर्क भी है, और वर्क का मात्रा क्या होता है? जूल। इसीलिए हीट का भी मात्रा क्या रखा? जूल ही रखा गया। क्योंकि आपने हीट को अभी तक जो पढ़ा होगा ना, हीट को आपने पढ़ा होगा कि हीट को अगर आपने पढ़ा होगा तो हीट को आपने पढ़ा होगा हीट इज ए एनर्जी। मतलब हीट क्या है? एक प्रकार की ऊष्मा है। हीट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी कि आपको ये बताया जाता है
कि जो हीट है आपकी वो भी एक प्रकार से ऊर्जा है। और अगर ये ऊर्जा है, आपने बहुत सारी ऊर्जा पढ़ी होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगला कंसेप्ट आपके सामने बता दिया जाएगा कि थर्मो यानी हीट भी एक प्रकार से ऊर्जा है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फिर इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्मो में आपको हीट का मतलब क्या है, हीट में इसको एनर्जी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जो हीट है ना, हीट को आपने एनर्जी तो बोल दिया बेसिकली, लेकिन ये एनर्जी होती किस प्रकार की एनर्जी है, तो अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं क्लियर करूँगा। पहले इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए, हीट जैसे ही आपका आया तो हीट से रिलेटेड आपको और भी चीज़ पता होनी चाहिए। हीट से रिलेटेड एक टर्म और होती है जिसका नाम होता है टेम्परेचर, जिसको आप कहते हैं तापमान। क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। अब टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? ठंडापन व गर्माहट की माप को तापमान कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी स्थान पर आपको ठंडा अथवा गर्म फील हो, उसकी अगर हम माप कर लें यानी उसको मेजरमेंट कर लें तो आपको क्या कहलाएगा? वो आपको क्या कहलाएगा? तापमान कहलाएगा। अब देखिए, ठंडापन है ना, जैसे आप कहीं पर गए, हिल स्टेशन पे गए जहाँ पर आपको बर्फ़ जमी हुई है तो आपको ठंडा फील होगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ डेजर्ट है यानी कि मरुस्थल वगैरह है और गर्मियों में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको कैसा होगा? गर्म फील होगा। तो गर्म और ठंडा आपको जो अनुभव होता है ना, वो एक प्रकार से क्या है? आपका टेम्परेचर है। यानी कि ठंडी जगह पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ठंडा है, टेम्परेचर कम है, और गर्म की जगह पे आप बोले कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ठंडेपन अथवा गर्माहट की माप जो होती है ना, वो क्या कहलाती है? आपकी तापमान कहलाती है। एनर्जी को आप अलग रखिएगा। एनर्जी अभी क्या है? आपके लिए एक प्रकार की ऊर्जा है। और टेम्परेचर क्या है? आपका ठंडापन अथवा गर्माहट की माप जो है ना, आपकी क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है। अभी आप सिंपल इतना याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ रब कर देते हैं। अब देखिए, अब अगर आपके पास, मैंने टेम्परेचर की बात की है, तो टेम्परेचर में आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर को हम ऐसा यूनिट में किससे व्यक्त करते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर की ऐसा यूनिट ये लेना चाहें, ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, तो इसको हम पता करना चाहें तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मापा जाता है। ध्यान रखिए, ऐसा यूनिट जो होता है वो कितना क्या होता है? केल्विन होता है। इसको हम के से डिनोट करते हैं, इसको हम केल्विन बोलते हैं। अगर हम इसका दूसरा और भी मात्रक देखना चाहें तो इसके अलग अलग और मात्रक हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एक रेनकाइन, ये इसके और भी मात्रक हैं, यानी केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रेनकाइन। ठीक है, अब देखिए, ये सारे के सारे मात्रक आपको केल्विन में कुछ जोड़ने और घटाने से मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, ये सारे के सारे मात्रक एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करने योग्य हैं, यानी कि आप इन्हें सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल आपने इक्वेशन देखी होगी, C/5 F-32/9, यानी कि अगर आप इस रिलेशन को आप याद रखते हैं तो आपसे अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर दे दिया जाए, वो डिग्री सेल्सियस में है, आपसे पूछ दिया जाए कि फ़ारेनहाइट में बताइएगा, तो आप सिंपल बता देंगे। ठीक है, कन्वर्ट करके आप बता देंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कोई अगर डिग्री सेल्सियस में कोई है तो हम उसमें +273 जोड़ दें तो कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट करके हो जाएगा, यानी कि वो मान हमें किस में प्राप्त होगा? केल्विन में प्राप्त होगा। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये तो आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, टेम्परेचर की कितनी मात्रा क्या होते हैं वो आपने पढ़ लिया, केल्विन,
डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट रेनकाइन, ठीक है। एक और मात्रक भी होता है जिसको आप रीमर स्केल बोल देते हैं, ठीक है। ये भी मात्रक है इसका, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए, अब इसके और भी डेप्थ में चलते हैं सारी चीज़ों को लेके। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने बताया था कि इसको मैंने थर्मोडायनामिक्स को दो पार्ट में टूटा। दो पार्ट में टूटने के बाद मुझे एक जगह पे मिला हीट को और दूसरी जगह मुझे मिला, क्या मिला, वर्क। ध्यान रखिए, हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर में आपको हीट और वर्क का रिलेशन भी पढ़ना पड़ता है। यानी कि अगर हीट को आपको वर्क में कन्वर्ट करना है तो वर्क भी हीट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपने पहले किसी समय सुना होगा हीट इंजन, क्या सुना सर, हीट इंजन। और आपने एक सुना होगा स्टीम इंजन, ये तो आपने सुन रखे होंगे। अब देखिए, स्टीम क्या है, आपकी यहाँ पर हीट है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ऊष्मा है। अब स्टीम यहाँ पर आपकी ऊष्मा है और आपने स्टीम इंजन की सहायता से आपको इनपुट के रूप में क्या मिली, हीट मिली, और आउटपुट के रूप में आपको क्या मिला, यहाँ पर वर्क मिला। यानी क्या मिला, आपको कार्य मिला। यानी कि आपने जो हीट थी उसको ट्रांसफर इसमें कर दिया, वर्क में कर दिया। अब आप यहाँ पर वर्क को अगर हीट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप देखिएगा, वर्क को मैं हीट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके ये हाथ हैं, इन हाथों को आप इस तरह से रगड़िएगा। आपने इस तरह से रगड़ा तो थोड़ी देर बाद आपको क्या फील होगा कि जो आपको वर्क है ना, आपने कुछ कार्य किया, इस तरह से हाथ चलाए और वो वर्क आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। यानी कि वर्क आपका हीट में आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपके हाथ क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। और गर्म अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि हीट हो रही है, यानी गर्माहट आ रही है। तो आप सिंपल तरीके से अगर हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है तो वर्क भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सिंपल तरीके से आप याद रखिएगा। ये आपको इतना पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ और बात करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया है। थोड़ी देर बाद मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर थर्मोडायनामिक्स चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका पर्पज़ क्या है। इससे आपके एसएससी के पेपर में आपके बैंक के सिलेबस के अंतर्गत या आपके रेलवे एनटीपीसी के ग्रुप डी के अंतर्गत या लेखपाल के अंतर्गत आपको थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से मिलने वाला क्या है, यानी कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको हीट की यूनिट बताई थी, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। हीट की यूनिट बताई थी तो मैंने आपको बताई थी जूल। क्या बताई थी मैंने, जूल बताई थी। अब ये हीट की यूनिट आपसे यूपी टेट पूछ चुका है। यूपी टेट ने आपसे हीट की यूनिट एक बार पूछ ली है कि हीट की यूनिट क्या है, तो आप वहाँ पर आपको राइट आंसर मिलता जूल। अगर यहाँ पर हीट की और भी यूनिट देखना चाहें तो एक यूनिट मिलती है वीटीयू। क्या मिलती है, वीटीयू। वीटीयू को हम बता सकते हैं, क्या नाम है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। वीटीयू की क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब देखिए, इसका एक और हीट की आपको पढ़ने को मिलती है कैलोरी। क्या यूनिट मिलती है आपको, कैलोरी। अब इसमें आप किलो दें तो किलो कैलोरी बन जाएगा, सिंपल पढ़ते क्या है, कैलोरी। तो ये भी क्या है, हीट की यूनिट है। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन और डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि जो कैलोरी है ना, कैलोरी का आपका जूल से क्या संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, एक कैलोरी होता है ना आपका, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू है।
1 कैलोरी होता है ना आपका 4.2 जूल के बराबर होता है। अब देखिए मैं अभी आपको और भी चीज़ें इसमें समझाने वाला हूँ। इस में करना क्या है, आपको पढ़ना भी क्या है भी, आपको पढ़ने से पहले पता होना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसे पूछे जाते हैं ऊष्मागतिकी में। तो ऊष्मागतिकी की जैसे ही आप बातें करेंगे ना, तो ऊष्मागतिकी में आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन आप पूछ सकता है सिंपल तरीके से, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम सर्दियों में, इस चैप्टर से कैसे पूछेगा, सर्दियों में काले कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है। आपसे दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि हम जो है ना, अगर हम एक शर्ट पहन लें या कोई भी एक मोटा सा हम स्वेटर पहन लें, तो उस स्वेटर की जगह पे हम अगर 2 शर्टें हल्की पतली सी पहन लें जो आपको कंफर्टेबल फील कराएं, तो आपको 2 अगर शर्ट आप पहन लेते हैं तो वो 2 शर्टें आपको जो सर्दियों में जो है ना आपको ठंडक से बचाती हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि दो पतली कमीज या शर्ट बोल सकते हैं, ठंड क्यों नहीं लगती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हम जो है ना देखते हैं, हम झील देखते हैं, किसको देखते हैं, झील देखते हैं। तो झीलों में आपसे पूछ दिया जाता है कि झीलें हैं ना, तो झील में अगर हम देखें तो आपको पता है कि झीलों में जब अगर ठंडक पड़ती है तो आपका वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा, तो ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है। और अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा, यानी इस तक पहुंचा, इसके बाद और आगे पहुंचेगा ना, तो ये क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगी, भाप मिलेगी। इसकी ये प्रॉपर्टी है वाटर की। क्या प्रॉपर्टी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होगा, जम जाता है, यानी कि एक तरीके से बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंचने के बाद, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ और इससे जैसे एबव हुआ तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता है, जो बर्फ है ना, बर्फ जो है ना आपकी, ठोस बर्फ को हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठोस बर्फ को आप CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जो आपकी बर्फ रहती है ना, ठोस बर्फ, उनको हम CO2 बोल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए सिंपल यहाँ पे, अगर वाटर की और एक भी बात कर लेता हूँ, अगर वाटर जो है ना आपका, अगर आपको सबसे ज़्यादा पानी का तापमान चाहिए, सबसे ज़्यादा अगर वाटर का आपको वेट चाहिए, भार चाहिए, तो वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन पहले से ही आपसे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ झील से रिलेटेड। अब देखिए झील से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर कहीं पर किसी भी जगह पर आपने देखा होगा कि अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो होता है क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचा है, उससे नीचे पहुंच गया, तो ये बर्फ़ की जो है ना ऊपर वाली, झील की ऊपर वाली लेयर जम जाती है, लेकिन फिर भी इसके नीचे जो मछलियाँ रहती हैं ना, वो आसानी से ज़िंदा बनी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा चुका है। किसमें, इस चैप्टर के अंतर्गत। जो तीसरा अगर चौथा हम बात करते हैं, तो चौथे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपसे। जो एस्किमो है, एस्किमो आपने देखा होगा, एस्किमो आपने देखा होगा कि जो बर्फ पे ही रहते हैं, जिसको इग्लू बोलते हैं, जो अपने घर बनाते हैं, तो बर्फ़, एस्किमो जो है ना अपने घर बर्फ़ से बनाते हैं। और बर्फ़ से बनाते समय वो क्या करते हैं, हमेशा अपनी जो दीवारें बनाते हैं वो 2 लेयर की बनाते हैं, यानी कि हमेशा जो अपनी दीवारें हैं उनके बीच में कुछ गैप इस तरह से 2 लेयर की बनाते हैं। ऐसा क्यों, ठीक है, आपसे पूछा जाता है। और आपने यहाँ पर देखा होगा इस चैप्टर में आपको पूछा जाता है
कि जो बाइक है ना आपकी, बाइक आपने देखा होगा, बाइक में आपने इंजन की तरफ अगर गौर किया होगा तो इंजन में आपको एक कटिंग मिलती है। आपको इंजन में क्या मिलती है? एक कटिंग मिलती है, और वो कटिंग आपको इंजन में देखने को मिलती है। तो ये पूछता है, ये उसको बोलते हैं साइंस की टर्म में फ्रिंजेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रिंज। ये फ्रिंजेस जो है ना बाइक में क्यों कर दी जाती है, यानी कि आपका फ्रिंजेस जो है ना बाइक में क्यों कर दी जाती हैं, ये आपको यहाँ पर हीट में चैप्टर में आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर और भी पूछ दिया जाता है कि अगर बाइक में तो हम फ्रिंजेस को यूज करते हैं, आपको पता है क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ठंडा करने के लिए करते हैं कि एक तरीके से एयर जो है ना इसके बाइक के कांटेक्ट में आएगी सामने से, तो फिर क्या होगा, एयर टकराएगी उस इंजन पर। या टकराने के बाद क्या करेगी को उसको इधर उधर फैलाएगी, एयर को फैलाएगी, साथ में ये क्या करेगा, ये कूलिंग होती रहेगी। इसका मोस्टली पर्पज फ्रिंजेस का होता है कि हीट का जो कांटेक्ट है ना, यानी कि जो एयर का कांटेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर होगा तो सिंपल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग होगी। तो आपको बाइक के लिए फ्रिंजेस वहाँ पर इस तरह से यूज की जाती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि चलिए बाइक में तो हो गया, लेकिन आप जब और आगे जाते हैं तो आपने देखा होगा, और भी जगह आपने देखा होगा कि जो बड़े व्हीकल है तो बड़े व्हीकल को आपने देखा होगा वो किस तरह से आपके कूलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि हीट है, और हीट ज़रूरी नहीं है आप हीट को यूज ही कर लें, हीट को आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। आपको क्या होगा कि हीट को आपको कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट भी करानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा हीट हो जाएगी तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कभी चलते चलते इंजन क्या होते हैं, फट जाते हैं, यानी कि उसमें क्या हो गया, हीट जो है ना ज़्यादा हो गई तो इंजन फट गया। अब उसी प्रकार से होता क्या है, आपसे पूछा जाता है कि जो हीट है ना उसके रिजेक्शन के लिए आप अपने भारी इंजन में, जो डीजल इंजन हो बोले हम या बड़ा इंजन बोल दें, तो बेसिकली ज़्यादातर जो बड़े इंजन है ना वो डीजल के ही बनाए जाते हैं। तो डीजल के जो इंजन बनाए जाते हैं तो वो उसमें हम एक कूलेंट यूज करते हैं। दो तरीके से कूलेंट यूज करते हैं, या तो आप जैसे मोमियोल हो गया, इस तरह से जो भी कूलेंट है ना, मोमियोल हो गया आप डालते हैं ना, वो कूलेंट ही है आपका। वाटर है वो भी कूलेंट ही है आपका। तो आप यहाँ पर कूलेंट यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपको दो फंक्शन मिलते हैं कूलेंट के लिए। वहाँ पर एक फंक्शन मिलता है, आप या तो उसमें लुब्रिकेंट डालें, दूसरा आपको एक सिस्टम मिलता है वहाँ पर रेडिएटर। क्या मिलता है? रेडिएटर वहाँ पर यूज किया जाता है रेडिएटर। तो वो रेडिएटर आपका कैसे वर्क करता है आपको ये भी पता होना चाहिए, और रेडिएटर का कार्य क्या है ये भी फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। अब देखिए रेडिएटर का जो फंक्शन होता है, साथ में आपने रेडिएटर को अगर आपको नहीं देखने को मिले तो आप देखते होंगे कि जब ट्रैक्टर कहीं पर गेहूं की खंदाई वगैरह करता है, आपने अगर गांव की तरफ आप विजिट किए होंगे तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर को आगे से खोल देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। उसमें पानी डालते हैं तो वो बेसिकली पानी जो डाला जाता है ना वो रेडिएटर में ही डाला लगता है। और रेडिएटर में किस तरह से वर्क करता है ये फंक्शन मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कैसे कार्य करता है। या आपने देखा होगा जनरेटर लगा होता है, जनरेटर में आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं, वो पानी आप किस में डालते हैं, वो हमेशा आप पानी रेडिएटर में ही डालते हैं। ठीक है, सिंपल। तो आपको वहाँ पर रेडिएटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर में आपको रेडिएटर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पूछे जा चुकी है ऑलरेडी, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे लॉ ऑफ थर्मो पूछ लिए जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें, थोड़ा मिटा दी जाए, यहाँ पर आपसे थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लॉ दे रखे हैं, तो वो आपसे लॉ पूछ लेता है। जैसे आपसे लॉ के लिए आपसे स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि स्टेटमेंट मोस्टली बच्चों को याद भी होते हैं, और जो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट होते हैं उनको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वो डेफिनेशन नहीं पूछता है, वो कंसेप्चुअल पूछता है। वो कंसेप्चुअल क्या पूछता है आपसे, पूछेगा बताइए क्या कि जो टेम्परेचर है ना उसको डायरेक्शन जो बताया है ना कि किधर से किधर की तरफ टेम्परेचर रहे, इसको बताने के लिए कौन सा आपका थर्मोडायनेमिक्स नियम काम में आता है। आपसे पूछ सकता है कि जो एंट्रोपी की डेफिनेशन दी है, एंट्रोपी आपको मैं अवगत कराऊंगा आगे चल के, कि एंट्रोपी की जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन किस लॉ ने दी है, आपसे पूछ लेता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका हीट इंजन से रिलेटेड है और कौन सा आपका हीट पंप से है। आपसे पूछ दिया गया सिंपल
कि आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर आपके घर पे लगा रहता है, तो रेफ्रिजरेटर क्या हीट पंप है या हीट इंजन है, ये भी आपको यहीं पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हीट पंप का अलग कार्य होता है और हीट इंजन का अलग कार्य होता है। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, ऐसे ही बाद में वो भी बताऊँगा। हीट इंजन का जो कार्य होता है ना, हीट इंजन का जो कार्य होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। यानी कि हीट इंजन जो होता है ना, वो आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी फ्लो कराता है, सिंपल। जबकि आपका क्या होता है, हीट पंप एक तरीके से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ कराता है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको सेकेंड लॉ में पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंड लॉ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगे, केल्विन का स्टेटमेंट और दूसरा मिलेगा आपका क्लॉसियस का स्टेटमेंट, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आपको यहीं पर पढ़ने को मिलेगा। आपसे ये भी पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किस लॉ ने दिया है, कौन से नियम ने दिया थर्मोडायनेमिक्स के। तो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और इस टॉपिक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो मैं चलता हूँ, थोड़ा डिस्कशन और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हीट के ऊपर बात करता हूँ। हीट की जो पहली डेफिनेशन थी जो हीट की पहली डेफिनेशन दी थी, तो हीट की डेफिनेशन पहले कैसे दी थी, उसके बाद इसको डायरेक्ट एनर्जी में कैसे बता दिया गया है, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए हीट जो थी ना, हीट को पहले जो सबसे पहले जो डेफिनेशन देने के लिए बोला गया था कि हीट जो है हीट इज ए कैलोरीफिक फ्लूइड। आपको क्या बताया गया, जो हीट है ना